सेकंड लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया होगा। क्लियर है? एटलीस्ट दो बार रिवाइज करना है क्लास होते ही, ठीक है ना। अब देखते हैं करंट इन ए कंडक्टिंग वायर, भाई कैसे एस्टेब्लिश होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, करंट इन ए कंडक्टिंग वायर। इमेजिन करिए कि ये क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर ऐसे क्रॉस सेक्शन करके जूम करके लिखा हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मोशन कैसा होता है, रैंडम मूवमेंट है ना। कोई भी कहीं पे भी जा रहा होता है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे ही इधर उधर जा रहे होंगे, एटम से टकरा रहे होंगे, रास्ता चेंज कर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल नेट मूवमेंट क्या है, नेट मूवमेंट जीरो। भाई ऐसा है क्या कि यहां से ओवरऑल 50 इलेक्ट्रॉन्स इधर चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि लेफ्ट वाली साइड से राइट वाली साइड में चलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 10 रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इधर भी आ रहे हैं। सही है। अच्छा, ये मूव कर रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, ड्यू टू टेम्परेचर। जो थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि कैसे मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, कौन दे रहा है एनर्जी, तो क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर की वजह से इनके पास कुछ थर्मल एनर्जी है, उसके कारण ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं बोल दो, या मूवमेंट कर रहे हैं रैंडमली। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके अंदर क्या एस्टेब्लिश हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया। क्या हो गया बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या खास बात होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पेन को रख दो, ठीक है, ऐसे ऐसे करो सारे, ऐसे ऐसे करके रखो, ठीक है, ऐसे भी नहीं, ऐसे, हाँ शाबाश। ठीक है, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या खासियत होती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, और किसी पे फोर्स लगेगा, धक्का लगेगा, तो क्या होगा, वो उस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करेंगे तो क्या ये रैंडम मूवमेंट बंद हो जाएगा, रैंडम मूवमेंट बंद हो जाएगा क्या, नहीं। रैंडम मूवमेंट का कारण क्या था, टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर तो जीरो नहीं किया ना हमने, बोलो रैंडम मोशन वो भी चलता रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या हो रहा है, बोलो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहेंगे, लेकिन रैंडम मूवमेंट नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे 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 चलते हुए यहाँ जाएंगे, समझा। तो रैंडम मोशन भी चल रहा है, और ओवरऑल ओवरऑल मूवमेंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो किसी से टकरा के थोड़ी देर के लिए वापस भी आ रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ओवरऑल जो मूवमेंट है वो कहाँ होगा, उस डायरेक्शन में हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल साधारण बात, आसान है। ठीक है, ओके। इफ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या होगा बोलो, देन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंप्लीटली रैंडम। कैसा मोशन होगा भाई, कंप्लीटली रैंडम मोशन होगा। ठीक है, हेंस देयर विल बी नो करंट इन द वायर। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप ओवरऑल इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। ओवरऑल मूवमेंट क्या है, नेट मूवमेंट जीरो, और नेट मूवमेंट जीरो है तो करंट भी कितना होगा दक्ष, जीरो होगा। ठीक है, उसकी शर्ट पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं लिखा हुआ ना, फोकस, नहीं नहीं यहाँ नहीं देख रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ देख रहा था, यहाँ पता नहीं हुआ, टाइम देख रहा है, क्लास कब खत्म हो गया ना, हाँ मुझे पता चल रहा है। ठीक है, नजर भी यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ओके। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स गोइंग लेफ्ट विल बी इक्वल टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स गोइंग राइट, है ना। कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर आ रहे होंगे, तो ओवरऑल नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तब। ठीक है, ये थोड़ा सा स्मार्ट सा एक तरीका है, बस और कुछ नहीं है, कि ऊपर वाले पार्ट पे, इस पेज के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं
वो यहां लिख दो, ठीक है। तो उससे जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखा यहाँ इस पेज पे ये चीजें हैं, ये मेरे को सारी आती है, चलो अगले पेज पे चलो। बस ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका और कुछ, ठीक है, अच्छा तरीका, नो डाउट। इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर, अब जो कंडक्टिंग वायर है उसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया उसके अंदर से। कैसा फील्ड, एक्सटर्नल, किसी और चीज की वजह से फील्ड आया है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है वायर के अक्रॉस, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, कैसी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। किस पे लगेगी, चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लग जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं होता है, क्या होता है, रैंडम मोशन के साथ ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होने लग जाता है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। इसको बोलते हैं जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इमेजिन करो एक कंडक्टर है मेरे पास, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे 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 कुछ भी मूव कर रहे थे, कुछ भी मूव कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब रैंडम मोशन भी चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे के सारे क्या कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में बहते हुए जा रहे हैं, रैंडम मोशन भी चल रहा है, उस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, रैंडम मोशन भी चल रहा है, सही है। तो ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, हम ऐसा बोलते हैं कि ये बहते हुए जा रहे हैं, बहते हुए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे नदी बह रही, ठीक है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, सही है। आइस के तो रुके हुए होते हैं, जमे हुए होते हैं, है ना, लेकिन पानी में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन चलता रहता है। अब नदी बह रही है, तो इमेजिन करो नदी बह रही है, तो ओवरऑल पानी का मूवमेंट किधर है, नदी के डायरेक्शन में, और वाटर मॉलिक्यूल्स वो रैंडमली भी मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और इधर भी जा रहे हैं, समझ में आया ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, वो रैंडमली ऐसे ऐसे मूव भी कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, समझ में आया। तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। क्या हर एक इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल वेलोसिटी ड्रिफ्ट के बराबर है, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली अंदर बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनकी बहने की वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, सही है। और वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर पर सेकेंड, कम करंट है तो कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई करंट है पतले वायर में तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी आती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या बोलेंगे, जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लग जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही है, एक नंबर का क्वेश्चन हो गया, 1.5 का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग गए हैं, ड्रिफ्ट होने लग गए हैं ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, करंट का फ्लो होने लग गया है ना। बोला भाई इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट किधर है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है, हेंस करंट इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब चाहो तो जो मैंने बताया वो डेफिनेशन लिख दो, ये लिख दो, द इलेक्ट्रॉन्स मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। This is the phenomena of drift, and the average velocity of drift is called drift velocity, denoted by Vd, velocity drift, velocity drift, ठीक है। लिखा कैसे हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे स्मॉल v और छोटा सा d इधर, ठीक है। तो Vd यानी कि v इंटू डी नहीं है, क्या ये पूरा सिंबल है Vd, ओके, याद रहेगी बात। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है भाई, ओके। अब हम वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्ट है, क्यों, क्या है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये कंडक्टर हो गया मेरे पास, इसके अंदर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस्टेब्लिश कर दिया गया है, और इसकी वजह से क्या होने लग गया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनके ऊपर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ चार्ज क्यू कितना लगता है, क्यू इंटू ई, तो बोलो इसके ऊपर कितना लगने लग जाएगा, ई इंटू कैपिटल ई, सही है। बोलो भाई फोर्स किसके बराबर होता था, क्यू ई के बराबर होता था ना। तो बताओ चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो कितना फोर्स लगेगा, E इंटू ई, और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, सही है। तो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई, ए इज इक्वल टू ई बाय एम,
E/m, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी न्यूटन पर कूलम होगा डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मास किसका लगेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का ही लगेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था, v = u + at, सही है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी चाहिए हमको, तो भाई नेट वेलोसिटी, हर एक इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालने से पॉइंट क्या है, कोई नहीं, हमको तो क्या चाहिए, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितना मूव कर रहे हैं, कितना करंट आ रहा है ना, टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम निकालना है हमें, तो हमें टोटल चार्ज के लिए क्या चाहिए होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी इतनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा, सही है। तो बोलो क्या आ जाएगा, v = u + at। हम क्या करते हैं, इनकी एवरेज वैल्यूज ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू लेने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये u का एवरेज प्लस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, और ये क्या है, टाइम का एवरेज, सही है। अच्छा सर ये हम कहां से क्या कर रहे हैं, ये एवरेज ले रहे हैं, u कहां से होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ए तो चलो ठीक है, टाइम क्या होगा। देखो मैंने बोला आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं भाई, रैंडम मोशन कर रहे हैं, कभी किसी एटम से टकरा रहे हैं, कभी दूसरे से टकरा रहे हैं, कभी तीसरे से टकरा रहे हैं, ऐसे टकराते रहते हैं, सही है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एटम्स हैं, है ना, सॉलिड स्टेट में जब मेटल होता है, कंडक्टर होता है, तो उसके ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन नेट ये होगा, तो बोलो मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर से आया और यहां से आके इससे टकराया, ठीक है। अब इससे टकरा के वो कहीं यहां चला जाएगा, इधर टकरा के कहीं इधर चला जाएगा, फिर टकरा के कहीं इधर चला जाएगा, सही है। तो बोलो अपने को एवरेज वेलोसिटी कौन सी चाहिए, मैं कहता हूं इस कोलिजन से इस कोलिजन तक की चाहिए, या मैं बोलूंगा यहां से लेट से एक और आगे एटम था, यहां से लेके यहां तक की वेलोसिटी चाहिए, समझ में आया ना। तो बोलो यहां से जब ये टकरा के चलना शुरू होता है, जब ये टकरा गया था तब इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 हो गई थी। तो यहां पे ये कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, u = 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और यहां से लेके यहां टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v, ठीक है। और उसका भी क्या कर रहे हैं हम, एवरेज ले रहे हैं, क्योंकि एवरेज टाइम भी ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगेगा दैट इज एवरेज टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बोले तो जब कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है ये, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होता है ये, क्या, जब एक एटम से टकरा के दूसरे एटम से टकराता है तो उसका जो एवरेज टाइम, सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज टाइम जो होगा दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो बोलो टी की जगह क्या आ जाएगा, टाउ, ए की जगह ए, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 रहेगी, क्योंकि टकरा के चलने लगता है तो u का वैल्यू 0 होता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू टाउ। a का वैल्यू क्या है, e/m, उठा के यहां रख देते हैं, क्या आ जाएगा, e टाउ/m। तो बोलो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, हमने क्या बोला था, एवरेज वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू e टाउ/m, सही है। बोलो ये क्या है, e/m और टाउ, तो क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू e टाउ/m, 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 सही है। बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू e टाउ/m, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, सही है भाई, ओके। एंड व्हाट इज टाउ, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाइम टेकन बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजंस, टू सक्सेसिव कोलिजंस, ठीक है, लगातार जब कोई भी एक यहां से यहां के बीच में है, ठीक है, यहां से यहां के बीच में है, यहां से यहां के बीच में है, यहां से कोई टकरा के आया होगा, इधर से टकरा के और जाएगा, तो इन सब का एवरेज लेना है, वो भी सारे मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। और इसकी जनरल वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है, ज्यादा करंट होगा तो 1 सेंटीमीटर और बहुत ज्यादा होगा तो 1 मीटर पर सेकंड तक, ठीक है, ओके, ऑलराइट। From the above equation we can say that drift velocity is directly proportional to electric field. drift velocity मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ओवरऑल बहने की वेलोसिटी। अब बोलो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, इतना झुको मत, फिर मुझे लगेगा बातें नहीं, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब
उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन भागते उधर जाना चाहेंगे, मतलब उतना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। वो दिख भी रहा है हमें, है ना। कॉमन सेंस भी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। फॉर्मूला भी यही कह रहा है, क्या, Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डबल तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल। अच्छा, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोल रहा है ये, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा कोलिजन्स के बीच में, कोलिजन्स के बीच में जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। सही है। देखो यहां से यहां तक जाने में मैं कहता हूं लेट्स से 1 माइक्रो सेकंड लगता है। सही है। तो मैं ये कहूंगा 1 माइक्रो सेकंड लगता है यहां से यहां जाने में। इसको ऐसे समझो, 1 माइक्रो सेकंड तक ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर सकता है। सही है। मान लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इफेक्ट निकालना है तो यहां से अगले एटम तक जाने में 2 माइक्रो सेकंड लगते, तो डबल टाइम के लिए एक्सेलरेशन रहेगा। यहां पे तो 1 माइक्रो सेकंड के लिए एक्सेलरेशन है, अगर दूर दूर होंगे एटम्स तो क्या होगा, 2 सेकंड लगेंगे, 2 माइक्रो सेकंड लगेंगे, यानी कि 2 माइक्रो सेकंड तक एक्सेलरेटेड रहेगा, मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सही है। तो टाइम और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे ही ये डिपेंड करता है। कोई दिक्कत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सही है। बाकी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कांस्टेंट है। ठीक है। अब क्वेश्चन को और माना हो तो क्या बोलेंगे, देखो इसी फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या बोल सकता है आपको, कह देगा इन ए स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टर द चार्ज कैरियर्स हैव डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी लेस देन ए कन्वेंशनल कंडक्टर, मोर देन ए कन्वेंशनल कंडक्टर। क्या आएगा बोलो, मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी उसमें, कम। सही है। ऐसा बोल दे कि एक मिस्टीरियस कंडक्टर है हमारे पास, उसके अंदर चार्ज कैरियर का मास 2 टाइम्स है और जो चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर है वो 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कन्वेंशनल कंडक्टर से कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी। सही है ना। यहाँ पे चार्ज की जगह क्या रख दिया, 4e, मास की जगह 2 आ गया ना, कन्वेंशनल से डबल आ जाएगा। क्लियर हुई ना बात। इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है भाई। ओके। आप कह रहे हो कि सर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बहने लग गए इस वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी ये है बहने की, इलेक्ट्रॉन्स के बहने की, जैसे पानी बहने की थी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बहने की आ गई। करंट कितना होगा, जब Vd हमको पता चल जाए तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं, यस मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बहने से ही तो करंट है। तो अगला टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भाई। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ये दिखा। ओके। हाँ, तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए। हमेशा ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, फ्लो करेंगे, करंट कौन सी डायरेक्शन में माना जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माना जाएगा, है ना। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब चलेगा इलेक्ट्रॉन तभी करंट कंस्टिट्यूट होगा। ठीक है। और हमने क्या मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में इलेक्ट्रॉन यहां से लेट से यहां मूव कर रहा है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस चल रहा है, डेल्टा एक्स, कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। लेट इस कंडक्टर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बात कर रहा है। वो हमने क्वांटिटी डिफाइन कर ली n, जितना ज्यादा n होगा मतलब उतने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है ना। ओके। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है। ये एरिया ए है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो ये एरिया भी ए होगा, ये एरिया भी ए होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस एरिया को क्रॉस करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो निकालते हैं डेल्टा टी टाइम में। क्या आएगा वो, एन ए डेल्टा एक्स। ये क्या आ गया भाई, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस। ध्यान से देखो, ये क्या आ गया भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया, ये एरिया से ये जो लंबाई है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं कहूंगा ये वो वॉल्यूम आ जाएगी पूरी की पूरी।
सोच के देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सिलेंडर 10th क्लास में, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। हम क्या बोलेंगे, बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसको इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। यहां पे भी क्या हो रहा है, इस एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। सही है, तो ये बेसिकली ये वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम से। सोच के देखो, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n है, तो a इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम में कितने होंगे, n इंटू a डेल्टा एक्स। समझ में नहीं आया, अरे भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो a इंटू डेल्टा एक्स इतनी वॉल्यूम में कितने होंगे भाई, n इंटू a डेल्टा एक्स नहीं होंगे क्या। सही है, तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से यहां चले गए थे। मैं कहूंगा जितने इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में थे उतने ही तो चले गए थे। समझ नहीं आएगा, रिपीट करूं क्या, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, n इंटू a डेल्टा एक्स, ठीक है। चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग दिस एरिया इन डेल्टा टी टाइम, चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर तो टोटल चार्ज आ जाएगा, है ना भाई। ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर तो टोटल चार्ज नहीं आ जाएगा। टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या किया मैंने, इसको E से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज माय डेल्टा क्यू, कोई दिक्कत, सही है। कितने टाइम में क्रॉस किया है, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, टाइम तो डेल्टा टी लगा है ना, हमने ऐसे स्टार्टिंग से जो किया है, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन एरिया ए, करंट चार्ज फ्लोइंग थ्रू पता चल गया, करंट निकालना है तो क्या करेंगे, चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम ही तो होता है करंट, तो बोलो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का वैल्यू एन ए डेल्टा एक्स ई, एन ए डेल्टा एक्स ई डिवाइड बाय डेल्टा टी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आने लग गई मेरे को। ये क्या है भाई, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। किसने ट्रेवल किया ये डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहां पे क्या लिख देंगे, वीडी एन ए ई, सही है। इसको रीअरेंज कर दो, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडी ई एन ए लिख लिया, आई इज इक्वल टू वीडी ई एन ए, आई इज इक्वल टू वीडी ई एन ए, सही है। इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है, ये पता नहीं क्यों नहीं लिखा, मैंने लिख पाया था। तो बोलो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वीडी ई एन ए। बताओ क्या क्या है ये, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सही है। इसको याद करें, I इज इक्वल टू VENA, वीणा, याद हो गया, कौन है, वीणा, आई वीणा, वीणा आई, याद हो गया, वीणा आई, आई वीणा। तो बोलो करंट इज इक्वल टू वीणा, वीणा मतलब VDENA, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद हो गया है, ठीक है। तो करंट के बारे में तो भूल तो नहीं जाओगे, वीणा याद रहेगा तो करंट भी याद है, ठीक है, ओके। तो पता चल गया करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये तो टॉपिक था ना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया होगा उतना ज्यादा करंट होगा भाई, जितना n ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होगा, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होता, लेकिन फिर वही बात, एक मिस्टीरियस कंडक्टर है, एक स्पेशल टाइप का कंडक्टर है, आप किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए हो, ठीक है, वहां पे जो चार्ज कैरियर है, वहां पे जो चार्ज कैरियर है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, वो कुछ और है, जैसे Q1 है, Q2 है, ठीक है, याद रहेगी बात,
तो आप क्या करेंगे, सीधा ई की जगह क्या पुट कर देंगे भाई, वो चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे। सही है भाई, ओके। अब यहां देखिए, करंट इन ए वायर विद मल्टीपल चार्ज कैरियर। अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, स्पेशल टाइप का कंडक्टर है जिसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर रहा है, और भी दूसरे टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं। बोलो करंट कैसे मानते हैं हम, जब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाए या फिर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाए या दोनों हो जाए। सही है, दोनों की वजह से करंट बनेगा। तो बोलो ये एक कंडक्टर है, इसमें एक Q1 चार्ज का पॉजिटिव चार्ज है, Vd1 उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और उसकी चार्ज कैरियर डेंसिटी क्या है, N1, मतलब नंबर ऑफ दिस चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कितना, N1। और यहां पे क्या जाएगा, चार्ज Q2 नेगेटिव चार्ज है, Vd2 उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और N2 इज द चार्ज कैरियर डेंसिटी। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करने पे इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो बोलो इसकी वजह से भी करंट माना जाएगा और इसकी वजह से भी करंट माना जाएगा। दोनों का ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ऐड किया जाएगा ना भाई, ये भी करंट माना जाएगा, ये भी करंट माना जाएगा, दोनों को माना जाएगा, तो दोनों का ऐड करेंगे। ठीक है, तो बोलो आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से क्या जाएगा, Q1 Vd1 N1 इंटू ए प्लस Q2 Vd2 N2 इंटू ए। सही है, एरिया जरूर आएगा। सही है ना, Vd चार्ज N ए, हो गया यार, बिल्कुल सिंपल है ना। सही है भाई, ओके। क्वेश्चन भी कर ही लो फिर। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कंडक्टर है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2e, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3v, चार्ज डेंसिटी 2n। यहाँ पे एक नेगेटिव है, 3e चार्ज है, 4v है, और यहाँ पे 6n है, और यहाँ पे नेगेटिव है 6e, v और 3n। तो बोलो ये इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करने पे, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिया, तो बोलो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तीनों की वजह से करंट नेट जो आएगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो दिस प्लस दिस होने वाला है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सही है, बोलो करंट बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, V ना, यानी कि Vd E N A। सही है, तो बोलो पहले वाले की वजह से तो करंट आएगा I1, लिखते हैं क्या आएगा, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3v इंटू चार्ज कितना है 2e, n मतलब चार्ज डेंसिटी 2n इंटू एरिया, सबके लिए एरिया बराबर है क्योंकि सेम कंडक्टर में, तो ए आ जाएगा। I2 का वैल्यू कौन बताएगा मेरे को, 3e 4v 6n, कौन बताएगा, सोनम बताएगी। 3e 4v 6n, बोलो इस फॉर्मूले के हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले, फिर चार्ज कैरियर का चार्ज, फिर डेंसिटी और फिर एरिया, बताओ। कितना, 4v, शाबाश। मैं बह रहा हूं, पता है मुझे, पता ही नहीं चलता। ठीक है, I3, सोनम यहां आके लिखो, लिख के दिखाओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव तीन तरह के चार्ज है, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये ले रखी है, वो कैसे कैसे मूव कर रहे हैं ये लिखा हुआ है, नेट करंट निकालना है, शाबाश। रफ नोटबुक में लिखिए, लिखिए, शाबाश लिखिए। आपके पास दो मिनट दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो भाई आपने इसमें क्या गलती की होगी, मोस्ट लाइकली देखो पॉजिटिव चार्ज है, बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चलना चाहिए। ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी प्रॉपर्टी है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, हाँ नेगेटिव चार्ज है तो अगेंस्ट ही मूव करना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, नेगेटिव चार्ज है
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने लग गया। भाई कौन सा नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये। तो इसको क्या करना पड़ेगा? लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलो 2e 3e और 4n मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया और इसको ऐड कर दिया इसमें, और फिर उसमें सब में से ये हटा दिया। ठीक है ना, ऐसे आंसर आएगा, कोई दिक्कत? ठीक है ना, i1 प्लस i2 माइनस i3। ओके, रहेगी बात याद? 22 भी ना आ जाएगा। करंट डेंसिटी, अब ये नई चीज है हमारे लिए। क्या हो रहा है? ये करंट डेंसिटी की बात कर रहा है, करंट नहीं, इसकी करंट डेंसिटी। वैसे डेंसिटी हम किसके लिए यूज करते हैं? समथिंग, कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही तो बोलते हैं, है ना? कैसे बोलते हैं भाई? करंट डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी शब्द यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए। ये जैसे मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कैरियर डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहां पे क्या है? करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट वॉल्यूम, कोई सेंस नहीं है उस बात। तो हम करंट डेंसिटी यूज करते हैं करंट पर यूनिट एरिया के लिए। ठीक है, क्या होगा ये? बोलो, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, ओके। इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही करंट डेंसिटी या करंट को माना जाता है, उसके पैरेलल में तो माना नहीं जाता। तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी करंट है पर यूनिट एरिया, तो क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। सिंबल होता है J, और J का फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो, करंट पर यूनिट एरिया, I बाई SS, जहां पे एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया। अच्छा, ये तो हो गया एवरेज करंट डेंसिटी, टोटल करंट बाय टोटल एरिया। और अगर हमको एग्जैक्ट डिफरेंशियल वैल्यू चाहिए तो क्या बोलेंगे? DI बाई DS। छोटा सा एरिया है DS, उसमें से छोटा सा करंट फ्लो कर रहा है DI, तो बोलो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? छोटा सा करंट बाय छोटा सा एरिया, DI बाई DS, where DS is the differential area। सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ओके, बोलो, सिंबल हो गया J, I बाई एरिया, एम्पियर बाई एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? एम्पियर डिवाइड बाय लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ का स्क्वायर, तो एम्पियर लेंथ स्क्वायर पर यूनिट लेंथ स्क्वायर, यानी कि AL की पावर -2। कोई दिक्कत है इसमें? है ना, लगभग हर जगह आपको यूनिट और डायमेंशन लिखवाए जाते हैं। ठीक है, ओके। स्लोप ऑफ, यहां से भाई पुरानी बात, डिफरेंशिएशन है, इसका और इसका जो ग्राफ होगा उसकी स्लोप J दे देगी। सही है, DS को इधर मल्टीप्लाई करो, J DS इज इक्वल टू DI, इंटीग्रेट करो, तो J और एरिया का जो, सॉरी, J और एरिया, एरिया ही तो है ये, का जो ग्राफ है उसका एरिया आपको क्या दे देगा? करंट दे देगा। ठीक है ना, J डॉट DS इज इक्वल टू DI, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, इसका और इसका जो ग्राफ होगा उसका एरिया क्या देगा? टोटल करंट ही तो देगा। सही है ना, याद रहेगी बात। एरिया अंडर JA या JS क्या देगा? करंट, और करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिए। ठीक है, स्लोप का तो पता चल ही गया है। ठीक है, और एरिया के लिए JA का जो एरिया होगा दैट विल गिव यू द करंट। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट क्या होता है? स्केलर, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और डायरेक्शन कौन सी मेजर करते हैं हम? नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही है, तो ये सारे वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फॉर्मूला था ना, J इज इक्वल टू DI बाई DS, इसके साथ हम क्या लगा देंगे? एक डायरेक्शन भी लगा देंगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन इज n कैप। n कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। जिधर करंट जा रहा है उधर ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड DI बाई DS या फिर I बाई S, और DI बाई DS मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन लगाने के लिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है भाई, क्लियर है ना? ओके, इसको देखो, ये क्या है? JDS। मैं आपको एक पुरानी चीज याद दिलाता हूं, एक फ्लक्स नाम की चीज हमने पढ़ी थी। क्या होता था ये? इंटीग्रल E डॉट DS, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट किया और इंटीग्रेट कर दिया, क्या बन गया?
फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद आया? ऐसे ही आगे चल के आप क्या पढ़ेंगे? फ्लक्स, ये तो था इलेक्ट्रिक। ऐसे ही आएगा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक के लिए यूज करते हैं बी, मैग्नेटिक फील्ड होता है कैपिटल बी, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएस। आइला, ये भी सेम हो गया। तो एक नए तरह का फ्लक्स पढ़ ले क्या? फ्लक्स न्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डीएस। सिमिलर फॉर्मूला है, तो बोलो ये सब दोनों फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स कहलाना चाहिए, लेकिन ये फ्लक्स नहीं है, ये तो करंट होता है भाई। करंट का ही तो फॉर्मूला है इंटीग्रल जे डॉट डीएस, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का, सॉरी करंट डेंसिटी का जो फ्लक्स होता है दैट इज करंट। समझ में आया क्या बोला मैंने? फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फ्लक्स करंट ही होता है। समझ नहीं आई? क्लियर है बात? ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद है ना? जैसे मैंने पानी के एग्जांपल समझाया था, पानी बह रहा है, उसमें एक रिंग आपने क्या कर दिया, ऐसे एक रिंग लेके खड़े हो गए, जितना उसमें से पानी बहेगा उतना ही फ्लक्स है, उसको ऐसे कर दो तो उसमें से पानी नहीं जाएगा, यानी फ्लक्स हो जाएगा। तो वही पुरानी बात है, ठीक है ना? ऐसे ही है, करंट डेंसिटी अगर एरिया से फ्लो कर रही है तो करंट है, अगर वो उसके परपेंडिकुलर हो गया है तो करंट जीरो। सही है। अब ये करंट वर्सेस एरिया, करंट वर्सेस एरिया, डी आई बाई डी एस। करंट एरिया की जो स्लोप होती है वो क्या देती है? करंट डेंसिटी देती है। तो आपको यहाँ पे करंट डेंसिटी बताना है, ठीक है? t इक्वल टू 1 पे बताइए, स्लोप निकाल देंगे, 2/2 1 आ जाएगा, j इक्वल टू 1 आ गया। बोलो t इक्वल टू 3 पे क्या होगा? t इक्वल टू 5 पे -1। कोई दिक्कत? t इक्वल टू 5 पे j इक्वल टू -1। सिंपल है, कॉमन सेंस है। देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बेसिक चीज आती है तो आता ही है, ठीक है? फाइंड करंट। अब बोलो J और A का ग्राफ दे दिया, इसका एरिया क्या देगा? करंट। तो बोलो इसका एरिया निकाल लो, बस खत्म बात। सही है? ये पूरा का पूरा एरिया निकाल लो। सही है? ये ऐसे भी कर सकते हो, ट्रेपीजियम मान लो इसको, 1/2 सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या फिर क्या कर लो, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहां से भी आ जाएगा, और ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड कर लोगे, ऐड कर लोगे, आ जाएगा आंसर। ओके, क्या टाइम हो गया? 10। तो फिर 10 बज गए हैं, तो यू कैन गो फॉर केमिस्ट्री क्लास। इस क्वेश्चन को हम अगली बार देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे बस क्या हुआ है, देखो अपने को क्या करना होता है, J का मल्टीप्लीकेशन कर दिया एरिया से, करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, करंट आ जाएगा। लेकिन अगर J का वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का सहारा लें। सही है? जैसे यहाँ क्या बोल दिया, यहाँ पे जो आपका करंट डेंसिटी है ये वेरिएबल है, जैसे जैसे R का वैल्यू चेंज हो रहा है, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? R का वैल्यू चेंज हो रहा है, वैसे वैसे J का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बोलो यहाँ पे हमने क्या किया, R डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक छोटा सा पोर्शन माना, उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालेंगे, फिर यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है? अगले क्वेश्चन के लिए ये होगा, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ठीक है, इसको जरूर जरूर रिवाइज करना है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।